हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी जुड़ गए हैं हमारे द गुरुकुल क्लासेस में। तो आज की क्लास होगी कक्षा 10 के बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि केमिस्ट्री की अगर हम एक एक क्लास लेके आएंगे तो वो हमारी हो जाएगी करीब 20 मिनट की 4-5 क्लासें। तो इस वजह से हम पहले आपको एक समरी दे दें कि अगर आप इतना पढ़ चुके हैं या इतना आप कहीं से पढ़ लेंगे तो आपको केमिस्ट्री में पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको पढ़ना क्या क्या है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 2 तक और 3, 4, 5, 4 चैप्टर तक केमिस्ट्री है आपकी। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आप कायदे से देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर में आपको ये जो परिभाषाएं लिखी हैं, संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इतना ही पढ़ना है पूरी केमिस्ट्री में, बस और कुछ नहीं है। इसी से क्वेश्चन घुमा घुमा के 10वीं बार आपको यही बार और समीकरण संतुलित करना, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। धातु की इसकी क्रिया, विद्युत रासायनिक श्रेणी के महत्व, धातुओं की निम्न से क्रिया, ये मेरी जो क्लासें पढ़ी हुई हैं चैप्टर 3 तक, वो आप जाके देख लीजिए। केवल एक चैप्टर बचा है, हाई स्कूल का केवल एक चैप्टर बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा आज ही लगभग। हम IUPAC निकालना आपको सब बता देंगे। तो संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, संक्षारण, द्विप्रतिस्थापन, संक्षारण 2 बार हो गया, संक्षारण, संतुलित समीकरण, विकृत गंधिता, ये सारी परिभाषाएं आपको कंठस्थ होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है चैप्टर 2 में लवण, अम्ल, क्षार, उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया होती है जब अम्ल और लवण को आपस में मिला दिया जाता है, इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, POP और सूचक, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर 3 की बात करेंगे। चैप्टर 3 में धातु के गुण हमने बता दिया, धात्विकता, तन्यता, घातवर्धनीयता। इसके बाद आपको पढ़ना है धातु की निम्न क्रिया। धातु की क्रिया किससे किससे होनी है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, इसके आगे आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। उसके बाद विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, कहाँ कौन सी धातु जाके चिपकती है, ये आपको पढ़ना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के महत्व, विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या महत्व होते हैं ये आपको पढ़ना है। फिर चैप्टर 4 कार्बन की सर्वमुखी या सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होती है कि कार्बन एक तो लंबी लंबी श्रृंखला, कार्बन कार्बन जुड़ करके लंबी लंबी श्रृंखला बना सकता है, और कार्बन चतुष्फलकी मतलब चारों तरफ से ऐसे करके ये बंद श्रृंखला भी बना सकता है और खुली श्रृंखला भी बना सकता है। तो कार्बन की सर्वतोमुखी। और कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन एकल बंद, कार्बन डबल बंद और कार्बन ट्रिपल बंद भी बना सकता है ना। ये कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। और कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए ना तो वह इलेक्ट्रॉनों को, ना तो वह धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, और वह सहसंयोजी बंध द्वारा या हाइड्रोजन बंध द्वारा लंबी लंबी कार्बन श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। तथा कभी कभी साइक्लो है ना बंद श्रृंखला का भी निर्माण करता है। इसे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कहते हैं। ये हो गया। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है टिप्पणी में, फिर हमसे ना कहना, ये लॉन्ग में पूछता है। कार्बन का परिचय, तो कार्बन का परिचय आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन धातु प्रकृति में पाई जाती है और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक के 6 परमाणु क्रमांक होता है, 12 इसका परमाणु भार होता है। इसका तत्व आपको C प्रतीक पता होना चाहिए। इसके बाद इसका आपको संरचना, तो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये साझेदारी का बंध बनाता है जिसे सहसंयोजी बंध कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमजोर और दुर्बल बंध होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं। आयनिक बंध के अपेक्षा इसमें कथनांक और गलनांक दोनों निम्न होते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। अब इसका हम IUPAC नामकरण या इसके बंधों को हम पढ़ेंगे तो इसमें बंध अब ये मैं साफ कर रहा हूँ, इतना आपको पढ़ना है बस। चैप्टर 4 इसी में खत्म हो जाएगा। अब चैप्टर 4 में और क्या करना है, IUPAC नाम। IUPAC आपको पढ़ना कैसे है, देखो पहले कार्बन कार्बन के मध्य अगर एकल बंध हो तो एथ, कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बंध हो तो ईन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन, है ना। ये संतृप्त कार्बन होते हैं, ये असंतृप्त होते हैं। और कार्बन कभी भी
अपने साथ 4 की 4 संयोजकता सम्मिलित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह एक के ऊपर एक रख जाएगा और ये ऐसा प्रकृति में संभव नहीं है। तो जो संभव नहीं है वो प्रकृति करने भी नहीं देती, और आजकल अनावश्यक किया जा रहा है। इसलिए आप ये जो त्रासदी देख रहे हैं ना, कहीं ठंडी, कहीं गर्मी, कहीं बरसात, ये सब इसी का रीज़न है कि प्रकृति के खिलाफ जो अगर छेड़छाड़ करोगे तो क्या होगा? हमारा तुम्हारा नाश होगा। तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग कुछ नहीं करना है। जो जनजी जनरेशन आ रही है, जो आगे जनरेशन बढ़ती जा रही है, वो क्या चाहती है? वो केवल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, और उसकी सुविधा के अनुसार ठंडी हो जाए, उसकी सुविधा के अनुसार गर्मी हो जाए, जब चाहे बरसात हो जाए। यही काम तो ऐसी कर रही है तुम्हारी, जब चाहे तब ठंडी, जब चाहे तब गर्मी। तो IUPAC नाम सीखने से पहले हम सीखेंगे कि IUPAC अगर ये लंबी श्रृंखला बनी है, सब में सिंगल बॉन्ड लगा है, तो हम लंबी श्रृंखला का एक सिरे से नामकरण करना शुरू, एक गिनती करना, नंबरिंग करना शुरू कर लेंगे। अब नंबरिंग करने में जो आ रहा है तो 5 तक आपको ये आना चाहिए। एक कार्बन अगर हो तो मेथेन, अगर 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है आपका नियोपेंटेन, CH3, 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 इसे नियोपेंटेन कहते हैं। अब देखो IUPAC करना, इधर से शुरू करेंगे तो ये कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। 7 कार्बन को कहते हैं हेप्टेन। एकल बंध को एन जोड़ दिया हमने अलग से, है ना, क्योंकि इसको कहते हैं एन, एथ नहीं एन कहते हैं, एन, इन, आइन। तो अब देखो इसमें IUPAC नाम होगा कैसे, मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। CH3, CH2, OH, ये आपका क्रियात्मक समूह है। तो जिधर क्रियात्मक समूह जुड़ा हो वहीं से नंबरिंग करना शुरू करेंगे, 1 और 3। तो 1 ऑल, 1 ऑल, एथेन, इसी को एथेनॉल कहते हैं, एथेनॉल, 1 एथेनॉल। चाहे ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया IUPAC नाम। इसको सीखने से पहले इनके क्रियात्मक समूह जो आपको याद होने चाहिए, थोड़े 2-4। OH को कहते हैं ऑल, CHO को कहते हैं अल, COOH को कहते हैं, या COO को केवल कह लो, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक या ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। COO को कहते हैं कीटोन, कीटोन या ओन, है ना, ओन। इसके बाद अगर इसमें जुड़ा हो NH2, इसको कहते हैं एमीन। ये है तुम्हारा C6H5 बेंजिल, C2H5 इसको कहते हैं एथिल, CH3 इसको कहते हैं मेथिल। समझ रहे हो? तो ये आपके कुछ क्रियात्मक समूह हैं जो आपको आने चाहिए। इनको सीखने के बाद, देखने के बाद, अब आपको कार्बन श्रृंखला में जोड़ना शुरू करना है। जुड़ा हो, जैसे हमको ये COO जोड़ना है, तो CH3, CH2 या CH करके यहाँ भी CH3 जोड़ दो, CH2, COO और H। अब इसका नाम अगर तुमसे पूछे तो कैसे बताओगे? अब हम जहाँ से क्रियात्मक समूह जुड़ा है वहीं से श्रृंखला गिननी शुरू करेंगे, 1 2। अब इधर को अगर लंबी जा रही होती तो इधर को बढ़ जाते, इधर को सब बराबर है तो चाहे इधर ले लो चाहे इधर, 1। अब ऐसे नहीं गिनेंगे, ये गिनेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन होगा ऐसे ये। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ब्यूट, ब्यूटेनोइक। अब ब्यूटेनोइक में लिखेंगे 3 मेथिल, जहाँ पर भी ये मेथिल एथिल समूह जुड़ा हो उसको पहले लिख दो 3 मेथिल, और ये ब्यूटे या ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। अब जो क्रियात्मक समूह ब्यूट ओइक, अब ब्यूट एन, सिंगल बंड में एन, फिर ओइक,
अब इसको मिला के लिख सकते हैं ब्यूटेनोइक, है ना, 3 मेथिल ब्यूटेनोइक। तो बच्चों ऐसे IUPAC नामकरण करते हैं। हमने इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तुमको क्वेश्चन बता दिया कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अब इसमें आपका बचे हैं जो इसके क्लोरोफॉर्म, मतलब इसके यौगिक, क्लोरोफॉर्म, मेथिल एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का प्रयोग बहुत पूछता है। एथिल एल्कोहल का प्रयोग स्पिरिट के रूप में, स्पिरिट के अलावा इसका प्रयोग ईंधन के रूप में, और ईंधन के बाद इसका उपयोग औषधि के रूप में, सैनिटाइजर के रूप में, है ना, सैनिटाइजर में भी ये एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल। और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग बेहोशी की दवा बनाने में, या बेहोशी की दवा बनाने में, या नींद की दवा बनाने में क्लोरोफॉर्म। इसके उपरांत घर पतवार को मारने में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। औजारों को, शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले औजारों को धुलने में, साफ करने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये हो गया तुम्हारा कुछ मोटा मोटी IUPAC नामकरण या कार्बन परिवार से संबंधित जो क्वेश्चन आने। चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर समझाने में उतरेंगे तो बहुत टाइम लगाएगा, इसलिए जो मोटा मोटा हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक आपको बता दिया, बस इतना ही आपको पढ़ना है, इतनी हेडिंगें पढ़नी, इतने से आपको सब कुछ आ जाएगा। हाँ, हमने एक हेडिंग छोड़ दी, pH मान और pH स्केल, ये भी आप पढ़ लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2-2 नंबर टिप्पणी करके आंसर उठा के देखिएगा, बिल्कुल क्रमवार सेटों में रखा है। 2023-24 के हर सेट में, ये 7 सेट में आपको pH मान या pH स्केल की परिभाषा लिखने को मिलेगी। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, धामन सोडा और खाने वाला सोडा, ये तीनों आपको पता होना चाहिए लवण परिवार में। इसके बाद कुछ रासायनिक अपक्रियाएं, कैसे, जैसे आपसे पूछ ले कि एथिल एल्कोहल C2H5OH, इसकी क्रिया अगर हम या इसका ऑक्सीकरण कर दें, ऑक्सीकरण कैसे करेंगे, या KMnO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, C2H5COOH, ऐसे करके ऑक्सीकृत हो जाता है। आ गई बात समझ में। किसी भी एल्कोहल की अगर सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है। बस, तो कक्षा 10 के बच्चे जो हमारे केमिस्ट्री के लिए परेशान हो रहे थे, जितनी हेडिंगें मैंने शुरुआत में लिखी थी, बस उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वही पढ़ डालिए। मैंने अब पढ़ क्या डालिए, पिछली क्लासों में जाइए, जो 3 चैप्टर तक मैंने क्लासें कराई, उसमें डिटेल से बाकायदा मैंने हर चीज़ बताई है, उसको ख़त्म करिए, हो गई आपकी केमिस्ट्री। आज से रोना बंद करिए कि हमको केमिस्ट्री नहीं आती।